माई सेल्फ अंजलि सिंह, नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। आज हमारे साथ नितेश देवनानी सर हैं जो नीट केमिस्ट्री एडुकेटर हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बच्चे इस 90 दिनों में राइट स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करें केमिस्ट्री की और 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करें। स्टार्ट करते हैं सर। पहला मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि बायोलॉजी आसान है, बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल मैम। बेस्ट पार्ट इन्हें बायो लगता था, तभी शायद इन्होंने बायो ली। राइट। हाँ, फिजिक्स इन्हें टफ लगती है। बिल्कुल टफ लगती है, नंबर कम बनते हैं। बट ये केमिस्ट्री में इनको लगता है केमिस्ट्री कर लेंगे हम, केमिस्ट्री तो हमसे हो जाएगी, कर लेंगे। बट ये कर लेंगे के चक्कर में ये कर नहीं पाते। बहुत अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है इसके रीजंस क्या क्या है अंडररेटेड होने के? बात बिल्कुल मैम ने सही कही है कि तुम लोग है ना केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं ये लोग, है ना। तो ऐसा करना नहीं है कि देखिए, है ना, बायो में आपके मेजॉरिटी बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं, है ना। फिजिक्स में आप लोगों को मेहनत करोगे तो आप लोग एक डिसेंट मार्क्स तक पहुंच सकते हो ना। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपने अगर ढंग से मेहनत कर ली तो आप 150 160 तक यहाँ तक पहुंच सकते हो। हाँ, है ना। टारगेट हमारा 180 ही है ना। देखिए, टारगेट अगर आप लोगों ने रखा 120 तो आप लोग बेटा 100 पे अटक जाओगे केमिस्ट्री पे, है ना। टारगेट तो ऊपर ही रखना है हमें कि टारगेट हमारा है 180 का, और वहां पे फिर आप देखोगे कि 160 165 पे जाके रुक जाएंगे, है ना। तो हल्के में नहीं लेना है ना। ये आप लोगों का सिलेक्शन करवाएगा। एग्जैक्टली। क्या है ना, आपके जो फिजिक्स में मान लो जो 30 नंबर कम बनेंगे ना, और अगर केमिस्ट्री में आपने थोड़ी भी एफर्ट्स लगा ली ना, तो फिजिक्स में बहुत कम चांसेस है कि आप वो 30 नंबर ज्यादा स्कोर कर लो। बट केमिस्ट्री में बहुत मैक्सिमम चांसेस है। तो भैया बात पहली ये है कि अंडररेट मत करो। हाँ, हल्के में नहीं लेना है इस सब्जेक्ट को, है ना। अच्छे से जितनी मेहनत आप लोग बायो में दे रहे हो वो उतनी ही आप लोगों को केमिस्ट्री में भी देनी है, ताकि एक शानदार स्कोर लेके आए हम लोग केमिस्ट्री में। ओके, ठीक है सर। तो ये तो पता चल गया बच्चों को कि केमिस्ट्री में ध्यान देना है और बहुत आसानी से आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या क्या हमें करना है सर, ये भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो पहला आपको पता है कि केमिस्ट्री 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। राइट। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो बैक टू बैक स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बच्चों को अच्छे से करनी है तो आपको क्या लगता है सर, कैसे कर सकते हैं? देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बात तो जैसे 3 पोर्शन है केमिस्ट्री के, इक्वल वेटेज मानिए, है ना। देखो क्या होता है ना, किसी साल ऑर्गेनिक ज़्यादा आ जाएगी, किसी साल इनऑर्गेनिक, है ना, किसी साल फिजिकल, है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इनऑर्गेनिक ही ज़्यादा आती है या फिजिकली ज़्यादा आती है। पहली बात तो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी आने की वो बराबर है, ठीक है। अब हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको भी पता है मैम, पेपर प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, एक एक लाइन वहां से उठ के आएगी, है ना। तो आप लोगों को एनसीईआरटी को बेस मानते हुए चलना है, उसकी एक एक लाइन समझनी है आपको, और पीवाईक्यूज करो, है ना। क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा बोलता है कि सर रटा नहीं जा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जा रही है, मैम समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करें। लग रही है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसका बेस्ट तरीका ये है कि एक बार आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली, उसके बाद सीधा उठाओ क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन आप जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हो, और सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन है, उधर हाईलाइट कर लिया, वहां पे अपन ने ईयर लिख लिया कि ठीक है 2015 में आया था, 2017 में आया था। तो आपके पास एनसीईआरटी में एक एक पीवाईक्यू टैग हो जाएगा। इसको हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में बोलो तो पीवाईक्यू टैगिंग बोलते हैं ना, हम टीचर्स ये सब बोलते हैं ना, थोड़ी सी टेक्निकल भाषा चलती है यहाँ पे। और मैं ये चीज एक और बातें ऐड करना चाहूंगी कि आप ये कर सकते हो कि लेट्स से एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ से आप 10 क्वेश्चन फ्रेम कर लो ना। आपको पढ़ के खुद ब खुद एक फीलिंग आती है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, क्वेश्चन बना लो। आपसे रटा नहीं जाता, क्वेश्चंस बनाओ और क्वेश्चंस के थ्रू आप याद करो, वो सबसे बेस्ट चीज है याद करने की। जैसे 2022 के पेपर में देखा था मैम, असर्शन रीजनिंग खूब आई थी, बहुत ज्यादा। असर्शन रीजनिंग इनऑर्गेनिक से बहुत ही इजीली बनाई जा सकती है। अब कैसे करना है उस असर्शन रीजनिंग को, तो अगर एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे बिकॉज, देयरफॉर, है ना, ये आप लोगों को हाईलाइट करते हुए चलना है। आप जैसे बिकॉज हाईलाइट करोगे ना, तो उसके मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि लेफ्ट में असर्शन लिखा हुआ होगा, राइट में उसका रीजन लिखा हुआ होगा। तो ऐसे आप लोग हाईलाइट करते हुए चलिए, पीवाईक्यू आप लोगों को करते हुए चलने, और एनसीईआरटी बेस्ड बनाना है। और मैम इनऑर्गेनिक में ये लोग इतना टाइम बचा सकते हैं, बहुत टाइम। अगर मान लो 15 क्वेश्चन आए तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे बेस्ट चीज है इनऑर्गेनिक की ना, सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, इवन इन ऑर्गेनिक टू। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल अच्छे से आती है, आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपको बस एक्स्ट्रा जो कंपाउंड्स उसके बारे में पढ़ो, बाकी सब तो जितने ट्रेंड्स एंड ऑल सब सेम है। हाँ,
है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। और यहाँ से जो टाइम बचेगा ना बेटा, वो आप लोग फिजिक्स में इन्वेस्ट करोगे और फिजिकल केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक को भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऑर्गेनिक के बताओ आप क्या लगता है ऑर्गेनिक मैम, इन लोगों का खौफ है ऑर्गेनिक, है ना, बहुत ज्यादा है ना। इन लोगों का खौफ क्यों है? क्योंकि इन्होंने जीओसी ढंग से नहीं करी है, इनकी बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है ना। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक के लिए आपको टारगेट करना है जीओसी पे टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है। तो बच्चा जैसे सपोज करो हम लोग 20 लेक्चर्स में जीओसी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग के 2, 3, 4 लेक्चर देखता है बच्चा। कई बार 1 महीने खींचे हैं सिर्फ जीओसी को, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि ये अगर बच्चे को आ गया तो फिर वो इजीली, अगर हम नहीं भी पढ़ाए ना ऑर्गेनिक, उनको सिर्फ जीओसी सिखाते, मैं तो कहती हूँ आप पूरे चैप्टर्स खुद कर ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही मैकेनिज्म, वही स्टेबिलिटी, उन्हीं सब की बातें होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैम जीओसी इन लोगों को करना चाहिए, ठीक है। जीओसी, हाँ, उसमें बहुत ध्यान दीजिए। जीओसी एक बार हो गया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन करो, है ना। ये 2 चैप्टर अगर आपके आ गए, उसके बाद आप देखोगे इतनी रिएक्शन रिपीट मारती हैं आप लोगों को, उसके बाद आपको हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, फिर टाटा बाय बाय, आप लोग जाओ। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मैम इनको करनी चाहिए कि इन लोगों को एक सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए, जिसमें इनको रिएजेंट्स और जो नेम रिएक्शंस है ना, अल्डोल आ गई तो ये हिल जाते हैं, है ना, कैनिजारो आ गई तो इन लोगों को डर लगने लग जाता है ना। तो ये नाम भी तो ऐसे हैं, नाम भी ऐसे। और ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, एल्डोल कंडेंसेशंस, अरे मैम ये मत पढ़ाओ, ये हमें नहीं आता है। अरे कैसे नहीं पढ़ा है, एनटीए तो पूछ लेगा। ये नहीं आता है। अब कुछ आसान, और इनकी प्रॉब्लम है, अगर कुछ टफ पढ़ा दो तो ये भगने लग जाएंगे। बिल्कुल आसान तक ठीक है, टफ नहीं पढ़ना। नहीं मैम, सिलेक्शन अगर चाहिए बेटा, टारगेट क्या है? 180 टारगेट है ना, तो केवल ऊपर से पढ़ाई करोगे तो वही 80-100 इस पे रुक जाओगे, है ना। एक और चीज बोलूंगी, ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है बाबू, न्यूज़पेपर की तरह से पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी खोल के पेन कॉपी के साथ लिख के रिएजेंट्स को पढ़ो। लोग न्यूज खोल लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सोचेंगे सब याद हो गया। लिख के याद करो, सारे रिएक्शंस लिखो। एक बार एनसीईआरटी देख के लिखो, एक बार एनसीईआरटी बंद कर दिया, अब खुद से लिखो, एक्टिव रिकॉल होगी उससे। बिल्कुल है ना। तो ये कर रहे हैं। अच्छा, जो लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं मैम, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, है ना, हाँ, उससे ज्यादा अंडररेटेड कुछ नहीं है ना। और 1 से 2 क्वेश्चन तो आप लोग एक्सपेक्ट करिए। बायोमोलिक्यूल्स से 2 क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आपने वो सेक्शन कर लिया तो आपको 30 नंबर तो ऐसे बन जाएंगे। हाँ, नीट का पेपर मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि विड्थ वाइज पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आएगा ही आएगा। इक्विलिब्रियम कर लो, है ना, वहाँ पे बहुत टफ चैप्टर है, बच्चों को टफ जाता है वो चैप्टर से, बट नंबर आते हैं। हाँ, है ना। तो आप लोगों को इन जो लास्ट के चैप्टर्स है, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, और एक 11th का लास्ट का भी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना। एक क्वेश्चन नीट 2022 में भी वहां से आ गया है ना, आएगा ही आएगा, 23 में भी आएगा ही। तो वो चैप्टर्स आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करने। आसान है, 2-3 घंटे बैठना है मैम इन्हें इस चैप्टर के साथ, और 4 से 8 नंबर इनके पक्के हो जाएंगे, है ना। तो वो बिल्कुल इन्हें करना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। तो आई गेस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको पता चल चुका है बहुत अच्छे से कि करना क्या है हमें, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री जो सबसे मैम फिजिकल केमिस्ट्री हमसे नहीं होती है, प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री का बताओ। इन लोगों ने मैम है ना 10th के बाद बायो ली थी, ये सोच के ली थी कि मैथ्स नहीं आएगी, है ना। फिर जैसे ही ये लोग 11th में जाते हैं तो इन्हें सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का मिलता है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें थ्योरी है ही नहीं, केवल और केवल न्यूमेरिकल है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ ना, मैं पहला मोल कॉन्सेप्ट लेती ही नहीं हूँ। मुझे पता है इनको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के पहली नफरत कर लेंगे केमिस्ट्री से। मैं पहले एटॉमिक पढ़ाती हूँ, मैं पीरियोडिक, केमिकल, उसके बाद इनको मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ कि थोड़ा प्यार कर ले केमिस्ट्री से, फिर मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखे, ताकि थोड़ा कहे कि चलो ठीक है, प्यार में नोक-झोंक होते रहती है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ी सी नोक-झोंक झेल लेते हैं। अब इसीलिए मैं इनको पहले मोल कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ाती। फिर आगे आएंगे थर्मो आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, और फिर चैप्टर्स में लॉग वॉग आ जाता है, तो वहाँ पे तो ये लोग ऐसे उड़ते हैं। हाँ, कि केमिस्ट्री में तो एक्सपेक्ट नहीं थी हमसे, ये तो रटने वाला था, ये लॉग दिखा रहे हो आप मेरे को। इसी से तो भागे थे 10th क्लास में, और यही करवा रहे हो। तो ये है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को PYQs अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला मैम इन्हें याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। इनफैक्ट मैम मैं तो बोलता हूँ कि हर चैप्टर की इनको खुद से फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए, से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स। हाँ, मान लीजिए कितने 20 फॉर्मूला एक चैप्टर, 20 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल गया है ना, 10 फॉर्मूला है, 15 फॉर्मूला है, एक पेज पे लिख के रख लिया, अपनी टेबल पे या फिर जो एक वॉल है उस पे जाके चिपका दो, है ना। रेगुलरली आगे पीछे जैसे जाते हो उस वॉल को बस देखते रहोगे तो सारे फॉर्मूलाज आपको आ जाएंगे। अब फॉर्मूलाज याद हो गए, लेकिन इनकी एप्लीकेशन भी करनी है। एप्लीकेशन कैसे? PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करो,
देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा, इन्होंने मैम 20 क्वेश्चन उठाए, 20 क्वेश्चन ये उठाते हैं तो इनसे फिजिकल केमिस्ट्री के 4, 5, 6 क्वेश्चन होते हैं, है ना। बाकी इनसे 15-16 क्वेश्चन नहीं रह जाते हैं ना। लेकिन उन 15-16 क्वेश्चन को इनकी ड्यूटी है कि वो जो डाउट्स है इनके वो क्लियर करें, बहुत वो इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे ये लोग खुद देखेंगे जो नंबर होता है कि पहले 5-6 सही हो रहे थे, धीरे धीरे 10-12, धीरे धीरे 14, 15, 16, 17 वहां तक जाएंगे, है ना। तो डाउट क्लियरिंग फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो PYQs बहुत अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है। डाउट क्लियरिंग इसमें आप लोगों को लेते हुए रहना है ना। और एक चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री में 60-70 क्वेश्चंस लगा लो, इतने लगा लो, हाँ इसमें हो जाएगा। आप बेसिकली एक PYQ लगाओ, एक ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ, कोई भी बढ़िया सा उठा लो, वो कर लो और उसी को बार बार करो। बहुत ज्यादा क्या करते हैं ना, ये दुनिया भर का क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं करनी है भाई। हमें PYQ एक ऑब्जेक्टिव, इसी को तुम 3 बार करके दिखाओ ना, यही नहीं हो पाएगी। बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो सेम क्वेश्चंस। कई बार आपने देखा होगा सर, हमें भी एक क्वेश्चन, जब हमने क्वेश्चन बनाया अटक गए थे, बिल्कुल, उसको दोबारा रिवीजन नहीं किया या नोट नहीं किया या दोबारा नहीं प्रैक्टिस किया, आप दोबारा बनाओ उस क्वेश्चन को, वापस सेट को गया, बिल्कुल वापस सेट को गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टेक कॉपी में जहाँ पे अटक रहे हो ना, जिस न्यूमेरिकल को, उसको बार बार सॉल्व करो। मिस्टेक नोटबुक बनाई और उसमें ऐड करते गए। बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन मल्टीपल रिवीजन से ही होता है। मल्टीपल रिवीजन एक बार आप जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 500 लिया है ना, या केमिस्ट्री का अगर आप पेपर दे रहे हो तो 100-120 लिया है, अब आपको 140 जाना है, 160 जाना है, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। मिस्टेक नोटबुक हर बच्चे को बनानी है, उसको आपको वीकली बेसिस पे तो रिवाइज करना ही करना है ना। आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। टेस्ट देने का फायदा ही नहीं होगा फिर। मैं हमेशा कहती हूँ, टेस्ट आप खुद को टेस्ट करने के लिए देते हो, अगर और आप खुशी मनाओ कि आपने टेस्ट में ये गलती करी, अब आप उसको नीट में नहीं दोहराओगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब नहीं गलती करोगे, जब उसको नोट डाउन करके दोबारा बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मैम इन्हें लगता है कि ना NTA कोई अलग से नए क्वेश्चन बना के दे देगा, है ना, नीट में कोई कुछ अलग ही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, कहाँ से होगा, है ना। वही क्वेश्चन आते हैं जो भी आपका टीचर है ना, जो आपका टीचर करवा रहा है क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, PYQs को बार बार प्रैक्टिस करना है। वैसे से ही क्वेश्चन आप लोगों के नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अल्टीमेटली जब क्वेश्चन देखे लगेंगे तो फिर मार्क्स भी बढ़ेंगे और सिलेक्शन होगा। कहाँ जाएंगे मैम फिर ये? टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स दिल्ली, AFMC, है ना। तो ये मैम पूरा केमिस्ट्री का। यस। सो आप सबको आई होप क्लियर हो चुकी है कि क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है इन 90 दिनों में, जिससे आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स उठा पाओ। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं फिर से एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।